नमस्कार, इंडिया डेली लाइव का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती आजाद। यूपी में कांग्रेस सपा से बराबर सीटों की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ताओं ने बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात भी की है। फिलहाल गठबंधन को लेकर मामला डाबाडोल नजर आ रहा है। इसके तरफ बीजेपी भी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। सवाल यह है कि क्या विकास बनाम वादों की जंग होगी या जातीय समीकरण फिर चुनाव का खेल बदल देंगे? क्या बुलडोजर, कानून व्यवस्था और डबल इंजन सरकार के मुद्दे जनता को फिर उसी फैसले तक ले जाएंगे या बेरोजगारी, महंगाई, किसान, युवा और सामाजिक समीकरण सत्ता की तस्वीर बदल देंगे? एक तरफ सत्ता का दावा है काम ही पहचान है, दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि वोट चोरी के बाद चंदा चोरी भी भाजपा ने शुरू कर दी है। संगठन मजबूत हो रहे हैं, बूथ सज रहे हैं, गठबंधनों की सुगबुगाहट जो है वो तेज है और हर दल 2027 की बिसात पर अपनी सबसे बड़ी चाल चलने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जनता फिर कमल खिलाएगी? क्या साइकिल रफ्तार पकड़ेगी? क्या हाथ वापसी करेगा या कोई नया समीकरण यूपी की राजनीति का इतिहास बदल देगा? यही है आज की सबसे बड़ी बहस। 2027 का महासंग्राम, सत्ता किसके नाम, जनता किसके साथ और उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बयान आए हैं, उन बयानों को आपको सुनवा देते हैं। अखिलेश यादव जी इस समय उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और वह यह सोच रहे थे कि सरकार में आ जाएंगे 27 में, लेकिन 2047 तक सत्ता में नहीं आने वाले हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। तो बौखलाहट में उल जुलूल व्यक्ति बकता है, वही काम श्री अखिलेश यादव जी इंड कंपनी कर रही है। अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं। श्री अखिलेश यादव जी भी तो बयानों को आपने सुना। एक तरफ डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अब भी उनकी दाल जो है वो गलनी नहीं है। तो वहीं अखिलेश यादव का बयान भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि समय बीजेपी का पूरा हो चुका है और अब जनता जो है अपने वोट से सरकार को बदलेगी। चर्चा करेंगे कि क्या 2027 में होने वाला है और कौन सा वो बड़ा मुद्दा होगा जो इसमें बड़ा रोल प्ले करेगा। चर्चा करने के लिए फिलहाल हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ दान बहादुर सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया डेली लाइव पर। और सवाल यही कि आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी अखिलेश यादव ने, बताया भी कई सारे आंकड़े उन्होंने गिनाए कि 500 प्राइमरी स्कूल जो है वो बंद हो गए हैं। दलितों के विरुद्ध अपराधों में नंबर 1 पर जो है यूपी है और यूपी में भी गोरखपुर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीडीए का फॉर्मूला आप लोग लेकर आए हैं, उस पीडीए पर चोट मारने का काम बीजेपी कर चुकी है। कैसे आप तैयारी करने वाले हैं इस बार? भारती जी, आपको मेरा नमस्कार, दर्शकों को प्रणाम। नमस्ते। पीडीए फार्मूला हमारा वो सामाजिक न्याय को लेकर के है। देश में जो संविधानगत व्यवस्था है, जब भारतीय जनता पार्टी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर सिर्फ तानाशाही थोपा, एक तर्कहीन व्यवस्था इस देश को दिया, चाहे वो प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरा देश हो, तो ये जायज बन जाता है और कि विपक्ष जो है इनको हटाने के लिए जनता के बीच जाए, जनता को इनकी खामियों को गिनाए और उनसे मुक्ति दिलाने के लिए वो लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके तहत चुनाव मैदान में जाए। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। और आपने देखा कि जैसे पीडीए का हमारा नारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, ऐसों की संख्या कौन लोग हैं? ये लोग वही 95% लोग हैं। 5% लोग जो पूंजीवादी हैं वही इस सरकार में सत्ता द्वारा पोषित किए जा रहे हैं। बाकी 95% जो देश की आबादी है आज वो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है। उसमें पिछड़ों की संख्या, दलितों की संख्या, अल्पसंख्यकों की संख्या, अगड़ों की संख्या, आदिवासियों की संख्या, आधी आबादी तो और ज्यादा पीड़ित है। कुल मिलाकर के जो मेरा नारा है ये इस पूरे समुदाय समूह के लिए है और हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं।
और इनकी लड़ाई लड़ करके इनको भारतीय जनता पार्टी को झूठे जो नारे थे, अब याद करिए इन्होंने क्या नारा दिया था 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। अब क्या नारा बन गया इनका? जनता की जेब पर टैक्स की मार। हर साल 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, 90 पेपर लीक हो गए इनके। ये लीक नहीं कर रहे हैं, ये पेपर को बेच रहे हैं। तो ये कहूंगा कि आउट करके ये पेपर बेच रहे हैं और ये नौकरियां देना ही नहीं चाहते हैं। अच्छे दिन का वादा किए थे, और जब लड़के नौकरी मांग रहे हैं तो इनको लाठीचार्ज कर रहे हैं, जेलों में बंद कर रहे हैं, कोचिंग संस्थान पे ताले लग रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करने आए थे, 700 किसान वहां दिल्ली के बॉर्डर पर जो है हत्या हो गई उनकी, किसानों की जो है अपनी जान गंवा बैठे आंदोलन करते करते। इनके काले कानून जो आए वो किसानों के खिलाफ थे। ठीक है, बताइए, बिना बात देखिए बीजेपी कर रही है, पीडीए की बात आप लोग भी कर रहे हैं, पीडीए की बात मायावती जी भी करती हैं, पीडीए की बात चंद्रशेखर आजाद भी करते हैं। नहीं करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने जो भारती जी, समाजवादी पार्टी विश्वास किसका करे? आपका समाजवादी पार्टी ने जो नारा दे दिया, चंद्रशेखर आजाद का करे कि बीजेपी? भारती जी समाजवादी पार्टी ने जो नारा दे दिया, बाबा साहब के सपनों का नारा है ये, डॉक्टर लोहिया के सपनों का नारा है, माननीय मुलायम सिंह यादव के सपनों का नारा है। जब ये नारा समाजवादी पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने दे दिया है, तो इतनी मजबूती से जनता के बीच में समाजवादी पार्टी की पहुंच हुई है, ये सबकी मजबूरी बन गई है। ये सबकी मजबूरी बन गई है कि इसी नारे के साथ आएंगे। एक नारा और दिया उन्होंने, बंधुत्व का। ये बड़ी भारी चुनौती है जो तमाम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति किया करते हैं उनके लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम बंधुत्व का राष्ट्र स्थापित करेंगे, हम बंधु राष्ट्र बनाएंगे। तो समाजवादी पार्टी की रीतियां, नीतियां, कार्यक्रम और एजेंडा पूरा क्लियर है भारती जी। चलिए पहला कमेंट जो है ले लेती हूँ, उसके बाद वापस आऊंगी। हमारे साथ राकेश पोद्दार जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, और हमारे साथ देखिए इंद्रजीत सिंह कुमार प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं बीएसपी से। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर। और राकेश जी देखिए, लगातार राम मंदिर को लेकर आपको घेरता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि हिंदू वोट में सेंध ये राम मंदिर का मुद्दा जो है वो लगा जाएगा इस बार 2027 में? देखिए, प्रभु श्री राम की बात करने वाले लोग, मैंने आपसे पहले कहा राम भगवान के नाम पर ना हमने चुनाव लड़ा है ना चुनाव लड़ेंगे। मंदिर बनाना हमारा आस्था है भारती जी, उस आस्था को हमने हमारे मैनिफेस्टो में 1990 से लगातार था, हमने काम किया। और रही बात विकास की बात, हमने उत्तर प्रदेश में विकास किया है। विकास के नाम पर हमने जो वादे किए थे 2022 में लगभग 90-93% उस वादे को हमने पूरा किया है। अब 7-8% रह गया है। 2027 चुनाव आते आते उस वादे को हम पूरा करेंगे और श्वेत पत्र के माध्यम से मीडिया के साथियों को, पत्रकार बंधुओं को बुलाने का काम करेंगे। रही बात, हमने जो काम किया है, कानून व्यवस्था पे भी काम किया लगातार, गरीब कल्याण योजनाओं पे हमने काम किया, सड़क और एक्सप्रेस बनाने का काम किया, जिसमें कम से कम 6 एक्सप्रेस ऐसे बने हैं कि देखने लायक है। उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक और सांस्कृतिक विकास के लिए हमने काम किया है और निवेश और रोजगार के लिए भी हमने काम किया है, चाहे एमएसएमई के माध्यम से हो, चाहे 65 लाख युवाओं को रोजगार देने के माध्यम से हो, सरकारी नौकरी देने के माध्यम से हो, हमने काम किया है। किसानों के लिए हमने लगातार किया, चाहे गन्ना किसान हो, चाहे फसल की खरीद हो, सारे विषयों पर, किसान की सिंचाई योजना पे हो, परियोजना पे हो, हमने काम किया, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे शिक्षा पे हो। ठीक है इंद्रजीत जी, देखिए भाजपा अगर 2027 में चुनाव लड़ रही है तो वो कहेगी कि हमने विकास किया, जैसा कि राकेश जी कह रहे हैं। दान बहादुर जी जिन्होंने जोर शोर के साथ मुद्दा जो है समाजवादी पार्टी ने, एक मिनट, राम मंदिर चोरी मामले का उठाया है, ये लोग उस पर लड़ेंगे। आप लोगों की क्या तैयारी है 2027 की? नहीं भारती जी, मेरा पूरा विषय नहीं पूरा हुआ। अगर आप समय देंगे तो मैं 1 मिनट का और समय लेना चाहता हूँ।
मैं आऊंगी वापस, बस एक कमेंट ले लूं। ठीक ठीक। ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी ने आज तक जो भी राजनीति की है वो विकास के नाम पर राजनीति की है। उन्होंने जैसा बताया कि उन्होंने एक्सप्रेसवे 6 बनाए। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला एक्सप्रेसवे गंगा यमुना एक्सप्रेसवे था, जो कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा बनाया गया। उसका नाम चुरा करके काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और वादे उन्होंने कहा कि 65 लाख नौकरियां दी। क्या वो ये लिस्ट जारी कर सकते हैं कि कहाँ उन्होंने 65 लाख नौकरियों का वो विज्ञापन निकाला है, जरा उसको जारी। वो ये नहीं बताते कि पर्चा लीक हो रहा है, वो ये नहीं बताते कि उनका जो सरकारी सिस्टम है वो फेल है, वो ये नहीं बताते कि किस तरीके से छात्रों की जेब पर ये जो है छात्रों की जेब काटने का काम कर रहे हैं। महंगाई कमर तोड़ है। आज गैस सिलेंडर के दाम देख लीजिए, गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, दाल के दाम आसमान छू रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने आज तक जो काम किए हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए न उन्होंने मस्जिद की बात की है, न उन्होंने मंदिर की बात की है। उन्होंने सर्व समाज के लोगों के हित की बात की है आज तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। और हमारा मुद्दा तो साफ है। आज भी किसी नेता से पूछ लीजिए, सबसे अच्छी सरकार लॉ एंड ऑर्डर में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार है। उनके सरकार में ना तो कभी कोई दंगा हुआ, ना उस आदमी को किसी पुलिस वाले ने निर्दोषता के आधार पर उसे जो है दोषी ठहराया। आपको लगती है अपनी हार की? देखिए, राजनीति का पहलू है, हम झूठ नहीं बोल पाते। हम जो करते हैं सामने रहता है जनता के। हमने आज तक जो कार्य किए हैं वो जनता के सामने आया है, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो नौकरियों का मामला हो। एक भी पर्चा लीक बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। जितना पर्चा लीक वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। क्या वो इसका जवाब दे सकते हैं? ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। राकेश जी, वो कह रहे थे 65 लाख जो नौकरियों की आपने बात की है उसकी लिस्ट दिखा दीजिए, कहाँ कहाँ नौकरी दी है। और उसी के साथ साथ पर्चा लीक जो है, आपने तो रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस की है, वो ऐसे बोल रहे हैं। 2017 और 26 के बीच में 25 और 26 में 7.5 लाख नौकरी हमने दिया है। 1.5 लाख नौकरी सरकारी नौकरी जो भर्ती हुई थी पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, परिवहन और सचिवालय विभागों में। अरे भाई साहब, हजारों स्कूल बंद हो गए हैं, सरकारी विद्यालय हजारों बंद हो गए हैं। भारती जी, आप इन्होंने प्रश्न पूछा और प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ। और स्कूल बंद करने की बात कर रही है। 45,000 स्कूल सरकारी नए स्कूल बने हैं, इन्होंने बंद करने की बात कही, कहाँ पर बना है? आप कहाँ से डाटा लाते हैं? डेटा लाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि तथ्यों पे बात करिए, तथ्यों पे आप लोग बात नहीं करते। मैं भी तथ्यों पे ही बात कर रहा हूँ सर। कितनी पॉलिटेक्निक आपने खोली है, कितनी आईटीआई आपने खोली है, कितने आपने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं? आपने सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात कही, चाहे आईआईटी की बात कही। मैं 2 मिनट में समय दिया जाए भारती जी, अगले राउंड में मैं बता दूंगा कौन सा जिला, कौन सा तहसील और कौन सा ब्लॉक में हुआ है, सारे बताने का काम करूंगा। मुझे समय दिया जाए, मैं डेटा निकाल के आपके सामने रखूंगा। हम राजधानी में रहते हैं, राजधानी में बता दीजिए सर। अरे सुन लीजिए, अभी 45 मिनट का डिबेट। चलिए लखनऊ जिले में बता दीजिए। ठीक है, आप समय ले लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप समय ले लीजिए, मैंने दिया। भारती जी और भारती जी, देखिए लगातार भारती जी समय दे दीजिए इनको। दे दिया सर। हाँ, बताइए क्या करना, बताइए, बोलिए। दान बहादुर सिंह जी, देखिए लगातार ये मसला जो है वो उठ रहा है। आज भी मैं कांग्रेस प्रभारी का बयान सुन रही थी। तीसरी बार उन्होंने बराबर हिस्सेदारी की मांग जो है समाजवादी पार्टी से की है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस गठबंधन में आपके साथ लड़ती है तो बराबर की हिस्सेदारी, बराबर का सम्मान जो है वो चाहिए। तो क्या आप लोग बराबर की हिस्सेदारी देने के लिए आप लोग तैयार हैं क्या? क्योंकि देखिए कई सारे नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के जो है उन्होंने बीएसपी से भी मुलाकात की है। भारती जी, उनका बयान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाला है। बहुत अच्छी बात है, हम तो स्वागत करेंगे गौतम जी का कि वो कम से कम उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन के आए हैं और समाजवादी पार्टी उनका स्वागत करती है। वो आए, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करें और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरे। भारतीय जनता पार्टी के जो काले कारनामे हैं इनको जन तक पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग करें, साथ दें, क्योंकि हमारा गठबंधन उनका था, है और रहेगा। तो हमारे गठबंधन के साथी हैं,
बहुत अच्छी बात है कि वो आए हैं, बड़ी ऊर्जा के साथ काम करेंगे और उनका पूरा स्वागत है। रही बात सीट बंटवारे की बात होगी, जैसा कि आपने कहा, हाँ सीट बंटवारे पर आ रहा हूँ। रही बात सीट बंटवारे की, वो काम करें, अभी समय है, चुनाव नहीं होने जा रहा है, समय है, काम करें। फिर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेंगे, कांग्रेस के भी राष्ट्रीय नेतृत्व है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व है। जो निर्णय होगा, राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं और हमारे यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, प्रोफेसर राम गोपाल जी हैं, सीनियर लीडर्स हैं, सारे लोग बैठ करके सीटों का निर्णय करेंगे, इसमें कोई मतभेद नहीं आएगा। बाकी एकदम आप आश्वस्त रहिए, समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ अब की बार कांग्रेस के साथ मिल करके, जैसे 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराने का काम किया, यहाँ से भगाने का काम किया है और इनका जो 400 का नारा था उसको खत्म करने का काम किया है, इनको लगानी सरकार देने का काम किया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर के उत्तर प्रदेश में। तो आज भी वही तैयारी है, इसकी बेहतर तैयारी हमारी है और हम लोग मिल करके 27 इनको यहाँ से दूर करेंगे। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति आपने ये संदेश जो है वो दे दिया है कि कर्म करे जाओ, फल की इच्छा ना करो, जितना मोटा मोटा मैं समझ पा रही हूँ। राकेश जी मैं उस प्रश्न का नहीं, मैं प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। 2021 के बाद 9 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जिसमें सिद्धार्थनगर थे, इटावा है, हरदोई है, दरोई है, गाजीपुर है, मिर्जापुर है, जौनपुर है। मीडिया के साथियों को मैं कहना चाहता, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, अगर मैंने झूठ बोला, मीडिया हाउस आप अपने पीसीआर टीम से कहिए, निकाल कर तो दिखाइए। सिर्फ झूठ फैलाना इनका काम है। उसके बाद आईआईटी की बात इन्होंने कही, आईआईटी कानपुर रिसर्च कॉलेज हमने खोलकर दिखाया है। डिफरेंस टेक्नोलॉजी एआई के माध्यम से हमने ड्रोन और स्टार्टअप कानपुर में खोलकर दिखाया है। हमने काम किया हर सेक्टर में और डाटे के साथ मैं बोल रहा हूँ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और रही बात, इन्होंने कहा पीडीए का मतलब भारती जी जानिए, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। परिवार में अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, ये सारे नेता बनते हैं। इसका मतलब है समाजवादी पार्टी का मतलब, पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। और पर एक सांप्रदायिक की बात करते हैं, लगातार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहा। मैं एक वीडियो चलाना चाहता हूं और आपके चैनल पर ही राम बहादुर सिंह जी बैठ के बोलते थे कि मौलाना मुलायम सिंह यादव क्यों बोलते, यहाँ तक कि राम गोपाल यादव जी ने बोला है। और मैं दिखाना चाहता हूं आपको और कहना चाहता हूं, ये लोग गुमराह करने की राजनीति करते हैं और राज्यसभा के सदन में इन्होंने बोला है, कहीं और नहीं बोला है, राज्यसभा के सदन में बोलने का काम इन्होंने किया है। देखिए, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छोड़ने की कोशिश की, वो हुकूमत पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, रहेगा, चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे मारे, आज राम बहादुर सिंह आपके चैनल पर बोल रहे थे कल परसों की मौलाना मुलायम सिंह यादव क्यों कहते हैं, और राम गोपाल यादव संसद राज्यसभा के सदन में क्या कहते हैं कि प्रभु श्री राम बाबर के मस्जिद में जाकर कब्जा किया है। इनको शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलते हुए, देश के अंदर गुमराह करने की राजनीति करते हैं। ये लोग जो है देश को बेचने के लिए लगे हुए हैं, देश को नीचा गिराने के लिए लगे हुए हैं, ऐसी राजनीति करते हैं। ये लोगों को हमें शर्म आती है। प्रभु श्री राम जहाँ अयोध्या में जन्म लिया है, उसको कहते कि बाबर का मस्जिद पर कब्जा करने आ गए प्रभु श्री राम। अरे भैया, दुर्भाग्य है जो 5000 वर्षों से जहाँ प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, बाबर तो 500 साल पहले आए, मोहम्मद गोरी 700 साल पहले आए, गजनी 800 साल पहले आए। ये लोग आकर सनातन को, हिंदू और हिंदुत्व खत्म करने का काम किया। आज वही पार्टियां आज माफी मांगे राम बहादुर सिंह। जवाब लूंगी, लेकिन गुफरान अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी इंडिया डेली लाइफ पर। और कांग्रेस जो है इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में किसके साथ जाने वाली है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग तो आप हमें ये दे दीजिए, बीएसपी के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ? नमस्कार आपको, आप सभी दर्शकों को। कांग्रेस सच के साथ, विश्वास के साथ और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, उनके हितों के साथ जाएगी
और कांग्रेस पूरे विश्वास के साथ 2027 के चुनाव में बड़ी तैयारी के साथ और चुनाव जीतने के पूरे विश्वास के साथ, पूरी तैयारी के साथ उतरेगी मैदान। ठीक है, दान बहादुर सिंह जी जल्दी से जवाब दीजिएगा राकेश पोद्दार जी ने जो आरोप लगाए। ठीक है, उसके बाद इंद्रजीत जी जो शिक्षा को लेकर आपने सवाल उठाए उस पर। भारती जी एक सेकंड, मैंने चुप तो कराइए, गेस्ट कोऑर्डिनेटर को चुप कराइए पहले क्या हूं चलाने का काम करे, थोड़ा सा चैनल पे चलाने का काम किए। राज्यसभा में दिया गया हुआ भाषण है, राज्यसभा में दिया गया हुआ भाषण आपसे निवेदन है, एक सनातन के नाम पर, एक हिंदू के नाम पर चलाने का काम करें, कृपा है आपसे निवेदन है। अरे आप हिंदू के नाम पर चला दीजिए, सनातन के नाम पर चलाइए, प्रभु श्री राम के नाम पर चलाइए, कम से कम चलाने का काम कीजिए, सच दिखाने का काम कीजिए। इनके पर्दे उतरेंगे, नहीं तो पर्दे उतर जाएंगे, दिखा रहे हैं। चेहरे आपने उतर जो जाएंगे। वीडियो दिखाई उसको सुनवाया ना हमने। राकेश जी, राज्यसभा का है, मेरा वीडियो नहीं है, बोलने तो दे, राज्यसभा में दिया गया झगड़ा करें। उसका दान जवाब बहादुर है। जी शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए राकेश जी। अरे राकेश जी, अब क्या सुनिए। देश को बेच दिए, बाबर का राकेश जी, आया हुआ सुनिए, अब वो आज सुनिए। आपको समझाएगा। प्रभु श्री राम ने वहाँ जन्म लिया है, उनके हम कब्जे किए हैं। क्या राम बहादुर जी आप राजनीति करिएगा? राकेश जी, सुनिए, सुनिए। निकलते क्या राजनीति कीजिएगा? राम भगवान की मंदिर नहीं जाना, अब बाबर के मजार पर जाकर दिया जलाना, अबू आदमी बोलते हैं, ओवैसी बोलते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? कैसा हिंदू है आप? कैसे धर्म को मानने वाले लोग हैं? ऐसे मत करिए, देश देख रही है, सारे हमारे संत महापुरुष भारती जी, देख रहे चुप कराइए, हैं, तब तो भारती उत्तर देख दें। रहे हैं, राम बहादुर जी छोड़ेंगे नहीं। जिस आज उन प्रकार पर बोलने को बहुत आपने कुछ है गोलियां दान चलाई, बहादुर जी, इसलिए उसी वो बोले प्रकार जा रहे हैं। इस आप बार काउंटर कर अगर वो चुप नहीं होंगे तो हम क्या बोलेंगे? अरे वो चुप हो गए, आप बोलिए तो सही। राकेश जी की घबराहट भारती जी क्या है अरे जानते माफी हैं? मांगिए, राकेश जी क्या होता है? राकेश राकेश जी एक आम घबराए हुए हैं कार्यकर्ता है, चंदा इस चोरी देश से। का एक नागरिक है, देश से चंदा माफी चोरी मांगिए। का जो प्रकरण इतना गंभीर हो गया है, अरे आज चंदा इन्हें चोरी शर्म- किया, प्रभु इन्हें श्री राम शर्म को आनी क्या कहते चाहिए। हैं? चंदा चोरी आज में इतना जेल भेजा घबराए हुए हैं है, ये, चंदा चोरी में जेल भेजा है, इतना परेशान जनता है जानती है। कि इनके कल मुंह से मैंने अनाप कहा शनाप मौलाना निकल रहा है। मुलायम सिंह यादव, तो आपको चिल्लाने आ गया। राम गोपाल को जाके पूछिए, शिवपाल से जाके पूछिए ना, क्या बोलते हैं सदन के अंदर मौलाना मुलायम सिंह यादव? मोदी आस्था वो है। उन्होंने एक उदाहरण ऐसी दिया आ है। गया। कैसे हो गया? अरे राम अच्छा, ये बहादुर श्री बताइए, राम जी के राकेश जी, प्रभु सुनिए। श्री राम जी राकेश जी, राकेश जी, ब्रेक जरा लो। हल्ला कर रहे हैं, तुम लोग राकेश जी, क्यों चैनल को खराब कर रहे हैं आप? सोच कर राकेश आया जी, करिए, आप क्यों चैनल को बदनाम कर रहे हैं भाई? आप श्री क्यों भाई राम के इसलिए हक में बदनाम- ये चोर कहाँ से बैठ गए? एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद में मोदी जी, प्लीज मोदी जी सदन में खड़े हो, चाहे भाषण में खड़े हो, चाहे मंच पे खड़े हो, हमेशा कहा करते हैं कि मुझे गालियां मिलती है, मुझे चोर कहा जाता है, मुझे ये कहा जाता। चोर हो गए क्या मोदी जी? चोर है क्या? हम चोर कहते हैं क्या उनको? हम तो नहीं कहते। कहा क्यों जाता है? तो सवाल यह है कि ठीक है, वो नेता है मोदी जी, वो अपने ऊपर ले रहे हैं। अगर किसी पर कोई आरोप लगा है तो वो उन्होंने कहा वहां। रही बात दूसरी, भाजपा के साथी माननीय राकेश पोद्दार जी, थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिए। आप मंदिर मस्जिद करते रहेंगे तो जो वादे आपने किए थे जनता के साथ, उनका क्या होगा? अरे कभी लौट के आइए बेरोजगारी पर, कभी लौट के आइए महंगाई पर, कभी किसानों की समस्याओं पर लौट के आइए। खाद की बोरी में खाद कम हो गई, दाम दुगना हो गया, बीज मिल नहीं रहा है, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, सिंचाई है नहीं। आप किसानों को कहते हैं, दे रहे हैं 2000 बोरी कम कर दी करते हैं उनको। तो कुल मिलाकर के आपको लूट रहे हैं एक तरह से। और सबसे बड़ा प्रकरण आ गया है, आस्था का सवाल है। हम इस पर जो है आवाज इसलिए उठा रहे हैं कि वहां के संतों ने, महात्माओं ने, सबने आवाज उठाई है, और इसलिए जो है समाजवादी पार्टी अपना धर्म समझती है। और हम इस महात्माओं में भागीदार नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी का यह धर्म है कि वो जनता जहां खड़ी हो उसके साथ खड़े हो। अत्याचार जहां हो, अन्याय जहां हो, भ्रष्टाचार जहां हो, समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी पोद्दार जी। इसमें मुगालते में भाजपा न रहे। और भाजपा की जवाबदेही बननी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। और जवाबदेही से आप घबराइए नहीं, भागिए नहीं, अनर्गल प्रलाप मत करिए। पुरानी बातों को छोड़ के 26 के पहले बताइए कि आप 26 में क्या कर रहे हैं। आश्वस्त करिए देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, करोड़ों हिंदू आस्थावानों को। देखिए दान बहादुर जी, बात कुछ ऐसी है कि अभी सरकार जो है बीजेपी की है, तो आप लोग तो बीजेपी के काम गिना देंगे, लेकिन जब बीजेपी को आप लोगों के काम गिनाने होंगे तो वो तो पास्ट का ही गिनाएगी, क्योंकि सरकार तो आपकी पास्ट में रही है।
इसलिए आरोप प्रत्यारोप जो है वो तो चालू रहेंगे। लेकिन इंद्रजीत जी, जो आपने सवाल किया था शिक्षा को लेकर, फिर उन्होंने डाटा भी दिया, क्या कहेंगे आप? अनम्यूट करिएगा सर प्लीज। इंद्रजीत जी अनम्यूट करिएगा प्लीज। बोलिए। भारती जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। हम ये जानना चाहते हैं कि जिला लखनऊ, हम जहां लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में कोई ऐसा विश्वविद्यालय, अच्छा, कोई ITI, कोई नहीं, हम उत्तर प्रदेश को बाद में जानेंगे। पहले लखनऊ ही बता दे कि कितने ITI इन्होंने खोले, कितने पॉलिटेक्निक्स खोले, कितने डिग्री कॉलेज खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले। सबसे बड़ी बात, मुद्दा जो है वो रोजगार का है। आज का युवा क्या करे? वो पकौड़ा तले। जो मंच से बोला गया था कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, मंच से बोला गया कि 15 लाख रुपए भारत का काला धन जो है वापस ला करके 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते में दिए जाएंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या ये मैं गलत कह रहा हूं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है? नहीं कहा गया था? जवाब देना चाहिए। युवाओं के साथ इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। आज से 10 दिन पहले 15 बच्चे अलीगंज की कोचिंग में जिंदा जल गए। मासूम बच्चे जल गए। वहां पे पुलिस महकमा जो है दमकल नहीं पहुंच पाया। 45 मिनट तक एक स्टूडेंट के पिता जो हैं वो आलमबाग से उस जगह अलीगंज पहुंच गए, लेकिन वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पाई। क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? क्या इसी को आप विकास कहते हैं? आज किसान जो है, किसान के पास खाद नहीं है, किसान के पास बिजली नहीं है, किसान पानी के लिए तड़प रहा है। इसका कौन ध्यान देगा? जनता दाने दाने को तरसने को मजबूर हो गई है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है। तेल के दाम बढ़े जा रहे हैं, दाल के दाम बढ़े जा रहे हैं, गेहूं के दाम बढ़े जा रहे हैं, चावल के दाम बढ़े जा रहे हैं। रोजमर्रा की चीजें जो व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए जुटाता है वो बढ़ती जा रही है। सोर्स ऑफ इनकम कम होती जा रही है। नौकरियों का जो हाल है, ये आउटसोर्स व्यवस्था, ठेकेदारी की व्यवस्था जो चल रही है, ये देश को खा रही है और ठेकेदार देश को खाते जा रहे हैं। क्या इसीलिए लोगों ने आप पर विश्वास करके आपको कुर्सी पे बैठाया कि आप ठेकेदारी के भरोसे हमें छोड़ दें, रोजगार हमें अस्थायी ना दे करके ठेकेदारी के तौर पर दें? पूछिए सवाल कि कितने विभागों में इनकी ठेकेदारी व्यवस्था चल रही है और वो कब ठेकेदारी व्यवस्था खत्म हो रही है? ठीक है, जवाब दीजिए राकेश जी। सबसे इन्होंने पहले कहा जो लखनऊ वाला मुद्दा हुआ था अग्निकांड, उसको अरे मैं आ रहा हूँ। आप इनका खाता ना वही जो बोले सही। आप एक व्यक्ति की 25 करोड़ जनसंख्या, सबकी बातें करने लगे। एक व्यक्ति की बताइए आय कितनी है, कितनी तनख्वाह। ऐसे नहीं होता है। डिबेट करने का एक गरिमा होता है। पूरा प्रदेश अगर मुख्यमंत्री योगी जी चला रहे हैं, पूरे प्रदेश का डाटा देंगे तो आप बताइए कि मंच से नहीं कहा गया था। देखिए, चिल्लाकर आप आवाज को दबा नहीं पाएंगे। सच्चाई को बताइए। चिल्लाकर आवाज को नहीं दबा पाएंगे सर। आपसे निवेदन है। आप सम्मानित साथी हैं। नहीं, आपसे निवेदन है। आपने प्रश्न पूछा लखनऊ की बात, लखनऊ सुन लीजिए। किंग जुरेस मेडिकल यूनिवर्सिटी नया खुला है, सुपर प्राइवेट स्पेशलिस्ट खुला है। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया त्रिशूर था, उसमें ओपीडी में 1010 बेड का ज्यादा व्यवस्था कर दिया गया है। यूपी सरकार में डिस्ट्रिक्ट ओन मेडिकल कॉलेज के तहत पूरे राज्य में खुलने का काम शुरू हुआ, स्वीकृति हो गई है, कहीं कहीं खुल भी गया है। मैं एक एक बात जो बोलता हूँ डेटा के साथ बोलता हूँ, इधर ना उधर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी प्रश्न उसका जवाब लिया कीजिए। आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर जो अस्पताल बना था वो किसने बनाया, किसने उसकी नींव रखी? आप देखिए कविता, इनसे मैं कह रहा हूँ उसको बढ़ाया गया। आपने कहा मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, 1010 बेडों का ज्यादा स्वीकृति देकर हॉस्पिटल को बढ़ाया गया। आप ये कहिएगा राम मनोहर लोहिया जी किनका था, कैसे था? अब बाबा साहब अम्बेडकर हमारे थे, आपके थे नहीं, बहुजन समाज पार्टी। ऐसे नहीं होता डिबेट की गरिमा होती, उस गरिमा पे खड़े रहिए। और 2019 के बाद 1000 बेड वाले सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन हुआ। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कैंसर का इस काम ने विस्तार किया। मैंने कह रहा हूँ एक एक डेटा होता है भारतीय जनता पार्टी के पास। डिबेट से आने से पहले एक एक डेटा को हम लोग निकाल के रखते हैं कि हमारे भारतीय आजाद जी ये हैं, हमसे प्रश्न पूछेंगे, मुझे जवाब देना होगा। इसीलिए मैं तैयारी करके आता हूँ, आप लोगों की जैसा नहीं। पूछा लखनऊ, पहुंच गए इटावा, पहुंच गए सफाई। ऐसे नहीं होता डिबेट।
रही बात उत्तर प्रदेश की जनता के साथ और देश की जनता के साथ 22 राज्यों में हमारी सरकार चल रही है। मोदी जी, योगी जी के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं, हम काम करते हैं। हम हरियाणा में तीसरी बार चुनाव जीते, महाराष्ट्र में तीसरी बार चुनाव जीते, छत्तीसगढ़ में हमने सरकार बनाई, राजस्थान में हमने सरकार बनाई, दिल्ली में 32 साल के बाद सरकार बनाई, बंगाल में हमारी सरकार नहीं बनी, वहां बनाने का काम किया। हमने काम किया है। हम जनता के बीच में काम को लेके जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री चाहे किसान, महिला, युवाओं की बात करते हैं, जितने भी योजनाएं होते हैं हम घर घर जाते हैं। शक्ति केंद्र के माध्यम से हो चाहे कार्यकर्ता है हमारे बूथ के माध्यम से, हम एक एक घर जाते हैं। हमारा तो पन्ना प्रमुख भी होता है, एक एक पेज को लेके हम 20 लोगों से मिलने का काम करते हैं। विश्वकर्मा योजना में इसका लाभ है, ईडी योजना में इसका लाभ है। हम हर योजनाओं को जनता के बीच में उतारते हैं। जनता इसीलिए हमें वोट देती है, हम काम करते हैं जनता के बीच में। जी, आपको कुछ कहना है तो कह लीजिए, उसके बाद दान बहादुर जी के पास। भारती जी, मैं एक और बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास 16 करोड़ कार्यकर्ता है। अब विधायक कितने हैं? 1200 विधायक हैं। बाकी लोग तो देश के लिए लगे हुए हैं। सांसद कितने हैं? 240 लोकसभा के सांसद हैं। बाकी लोग किस लिए लगे हुए हैं? देश की, राष्ट्र के निर्माण के लिए लगे हुए हैं। जवाब ले लूं सर, जवाब ले लूं, बहुत लंबा हो रहा है। इंद्रजीत जी, हम बस ये जानना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकारी विभाग हैं उनमें जो आउटसोर्स व्यवस्था है अस्थायी तौर पर, वो कब ठेकेदारी व्यवस्था हटेगी? आखिर क्या जरूरत है ठेकेदारी व्यवस्था? भारती जी ये ठेकेदारी की बात कर रहे हैं। सड़क कौन बनाएगा? सरकार योजना लाती है और ठेकेदार बनाने का काम करती है। भवन जो बनता है सरकार के द्वारा ही बनता है। और सरकार का एस्टिमेट 1 रुपए का देता है तो ठेकेदार उसको 80 पैसा में बनाने का काम करता है। क्या आपके हिसाब से क्या पीडब्ल्यूडी में और राज्य निगम में ही जो है? आप सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, क्या आपके हिसाब, सुन लीजिए, क्या आपके हिसाब से सिर्फ राज सेतु निगम पीडब्ल्यूडी में ही जो है संविदा कर्मी है, निविदा कर्मी है? क्या ठेकेदारी व्यवस्था सिर्फ वहीं चल रही है? पता नहीं कौन सा डिबेट का गरिमा बना रहे, कहाँ से पूछ रहे हैं। मैं तो इन्हीं से चुनाव लड़ना है आपको 2027 में, और ऐसे ही सवाल आएंगे। दान बहादुर जी, हमें साफ बताइए ना कि भाई आप स्वास्थ्य विभाग में आपकी संविदा प्रणाली नहीं है, ठेकेदारी व्यवस्था नहीं है। 2012 स्वास्थ्य विभाग में आपकी ठेकेदारी व्यवस्था नहीं है, परिवहन निगम में नहीं है, बिजली विभाग में नहीं है। कौन सा विभाग ऐसा बाकी है जिसमें जो है आपकी ठेकेदारी व्यवस्था नहीं है? राकेश पोद्दार जी, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देते हैं, फिर वो एक नया सवाल ले आते हैं, फिर आप उसका जवाब देते हैं, फिर वो एक और नया सवाल ले आते हैं, और यही 2027 के चुनाव में ग्राउंड जीरो पर देखने को मिलेगा। दान बहादुर जी। भारती जी, इंद्रजीत जी का सवाल वाजिब है। ये जो ठेकेदारी प्रथा है इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। हर विभाग में आउटसोर्सिंग, अग्निवीर। तो आखिर ये आउटसोर्सिंग अग्निवीर के पीछे राज क्या है? ये किसी भी तरह से लोगों को स्थायी रोजगार नहीं देना चाहते हैं। इनकी आर्थिक व्यवस्था इतनी लचर हो गई है। आप बताइए कि कितना 1000 करोड़ रुपए देश पे खर्च हो गया है विदेशी, बताना नहीं चाहते हैं लोग। सरकारी नौकरियां देने से बच रहे हैं। पेपर लीक क्यों कराए जा रहे हैं? इनको नौकरी न देना पड़े और पेपर लीक के बहाने फिर लोग लड़के यात्रा करें, इनका यातायात में पैसा जाए, उनका फार्म भरने में पैसा जाए। इस तरह से चूस रहे हैं पूरे देश को। 2024 में जब 14 में जब आए थे, ये कहे थे 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे हम प्रतिवर्ष। दिए क्या? ये अग्निवीर देने लगे, ये आउटसोर्सिंग देने लगे। तो इनका एसएससी जीडी की भी परीक्षा हुई है। हालात यह है कि निर्धारित से अधिक लड़के वहां पहुंच गए, हंगामा हो गया है। नीट की परीक्षा का आपने देखा ही, महंगाई बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं। किसानों को अभी अमेरिका से इन्होंने समझौता किया है। अब बताइए, धान, गेहूं, कपास, सोयाबीन, मक्का 500 करोड़ का सौदा हुआ है, मोदी जी करके आए हैं। अपने नहीं पैदा होता क्या? वहां से आयात करेंगे। अपने किसान क्या करेंगे भाई? भूखे मरेंगे। अरे हमारी चीजें निर्यात करो मेरे मोदी जी। आप तो आए थे किसानों की आज दुगनी कर रहे हैं, आप तो किसानों की रीढ़ मार रहे हैं। कर्ज बढ़ता जा रहा है, उसकी आपको चिंता नहीं है। सड़कें यहाँ बनाते हैं, ध्वस्त जाया करती है, बनाते हैं, ध्वस्त हो जाता है। पानी की टंकी आपकी गिर जाती है, जवाबदेही किसकी है? फिर दुर्घटनाएं बड़ी बड़ी हुई, आपने किसी भी जिम्मेदारी ली आज तक? मुआवजा तक नहीं मिला लोगों को। ठीक है गुफरान जी, क्या कांग्रेस ब्यूरोक्रेसी की आपको समझ नहीं है? आपसे वोट चोरी की घटनाओं को जनता झेल रही है आज तक। आप वोट चोरी करके जिस तरह से सरकारें बना रहे हैं, जनता आज तक झेल रही है। आपकी सरकार में मूर्तियां, सड़कें, पुल, बिल्डिंग क्या नहीं गिर रहा है?
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वंदे भारत, नई संसद, ये सब आपने बनाया और सब आऊंगी वहां वापस, से आऊंगी। झरना झरना गिर रहा है, झरना। आपको झरना देखने के लिए पहाड़ नहीं जाना पड़ेगा, बरसात होने वाली है, आप देखिएगा। भारती जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लोगों के गरीबी अमीरी के फासले को आपने बढ़ाया, पूंजीपतियों को आपने मजबूत किया, गरीब आदमी को आपने कमजोर किया, 80 करोड़ जनता को आप राशन दे रहे हैं। कितना उनकी तरक्की किया आपने, कितना उनके स्तर को उठाया आपने, उनके जीवन को। यह सवाल जंगल काट करके आप पूंजीपतियों को दे रहे हैं, उद्योगपतियों को सौंप रहे हैं। सेनाएं कमजोर हो रही, अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं, किसान एमएसपी नहीं खा रहा है। जवाब ले लेते कितने घंटे आप प्रवचन देंगे टीवी पर बैठ करके? अरे जनता के बीच जाइए, जनता आपका इंतजार कर रही है, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए वो प्रवचन देते हैं और जीत भी जाते हैं, ये भी तो देखिए आप लोग। भारती जी, वोट चोरी, अगर ये वोट चोरी रोक लिया जाए तो ये जीत नहीं पाएंगे। 27 लाख वोटर अभी भी बंगाल में बैठे हुए हैं, अपनी वोट का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया की भी भूमिका इसमें भारती जी है। आप लोग जबरदस्त सवाल उठाइए इस चीज को कि आखिर 27 लाख वोटर क्यों बैठाए गए भाई? नहीं, हम तो क्यों उनसे कहा गया कि दोबारा वोट दे लीजिएगा आप लोग? को लगातार बिहार में हम तो एक एक मुद्दे बिहार पर में सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, आप भी सवाल उठा रहे हैं, हम भी सवाल उठा रहे हैं, और ये बेईमानी पर बेईमानी करते चले जा रहे हैं। राकेश जी, वो कहते हैं जनता हमारा साथ दे रही है। सुनिए, अरे भाई, सुनिए, जनता सुनिए, आपका सुनिए। साथ कौन दे रही है? घोर बेईमानी आप कर रहे हो। ऐसे कहां में आप आए हो कि अमृत काल आपके लिए, बाकी में विकास काल हो चुका है। बात जी, आपने देश का बंटाधार कर सुन दिया। लीजिए, अरे आप सुनिए ना, हो गया, अरे हो गया, सुन लीजिए। विदेशों में आपकी गरिमा गिर गई, अरे सारी बात विदेशों में आपकी गरिमा गिर गई, अरे कोई सुन आपके लीजिए, साथ आने को तैयार नहीं है। अरे आप ही के सवाल मोदी जी बार बार विदेशी यात्रा करते रहते हैं, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता जब आपके ऊपर मुसीबत आती है आपका तो। नकाब उतारेंगे, आपका नकाब उतार देंगे। सुन लीजिए, आपका नकाब उतार देंगे। प्रधानमंत्री जी नाले की जल से चाय बनाने लगेंगे। अरे आप सुन लीजिए, आप सुनते हैं नहीं, सुन लीजिए, सीनियर आदमी है, बुजुर्ग आदमी, सुन लीजिए। भारती जी इन्होंने कहा कि वोट चोरी हुई। उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा सांसद किनके पास है? अगर वोट चोरी के माध्यम से 37 सांसद इन्होंने जीता, इसका मतलब जनता का जनादेश का दुरुपयोग बता रहे, जनता का जनादेश को मानते नहीं है। इनके हमसे ज्यादा सांसद हैं, 37 सांसद हैं, और फिर भी कह रहे कि वोट चोरी हो गया। आपके उन्हीं कर्मों के चलते, आपके इन्हीं कर्मों के चलते उत्तर प्रदेश की जनता है जागरूक है। 27 में भी आप हटाने जा रही है, 24 में हटाया है, 27 में हटाने जा रही है। एकदम बेफिक्र होकर रहिए, 27 में आप हटाने वाले नहीं है। आपके इन्हीं कर्मों का परिणाम है जो जनता ने दिया है। ये उत्तर प्रदेश की जनता है। अरे सुनिए ना, काहे हल्ला कर रहे हैं? हल्ला हमारे पास मत कीजिए, जनता के बीच में जाके अपनी बात को रखिए, अपने नेता के बारे में बताइए, विजन बताइए, नेता चुनिए। नेता है नहीं, ड्रामेबाज नेता, फोटो शूट करने वाला नेता, कृष्ण भगवान के मोर पंख लगाने वाला नेता, अपने आप सबसे ज्यादा फोटो शूट तो मोदी जी ही करते हैं, महाक आने वाला नेता, मीडिया वाले परेशान हैं उनसे। नेता बनने के लिए जनता के बीच में रहना होता है। गर्मी के छुट्टी में विदेश नहीं चले जाते हैं, और अपने जन्मदिन पर भगवान कृष्ण का तिलक नहीं लगा लेते हैं, मोर पंख नहीं लगा लेते हैं। और रही बात, आपका सांसद ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, जनता ने जनादेश दिया आपको, मैं इस बात को मैं मानता हूं। मैं कह रहा हूं जनता ने आपको जनादेश दिया, फिर कहते हैं जनता का जनादेश नहीं है। रही बात SIR की बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट कितनी बार इनको फटकार लगाई, सारे चैनल ने दिखाने का काम किया। ये चाहते हैं जो बांग्लादेशी है, इनका वोट दो जगह है, दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बंगाल में हो, बिहार में हो, सभी जगह जाके वोट डाले। वैसे नहीं चलते, लोकतंत्र नहीं है। रही बात, ये कहते हैं जितना इन्होंने राम बहादुर जी ने सवाल पूछा, चाहे मायावती जी के पार्टी के जिन्होंने प्रवक्ताओं ने सवाल पूछा, कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में जनता ने इनको नकार दिया। उसी बात को बार बार जनता के बीच में जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, नेता लाइए, फोटो शूट वाला नेता से देश अब नहीं चलेगा, जनता जानती है, और नेता को बदलने का काम करिए। आप उसी को घिसा पीटा, पुरानी दुकान पे पुराना माल दे ही जा रहे। अखिलेश यादव 1992 में पार्टी बनी, समाजवादी पार्टी, आज तक एक सवाल छोटा सा राकेश जी आपसे है, प्रधानमंत्री मोदी जब अपनी कुर्सी छोड़ देंगे तो दूसरे प्रधानमंत्री आप लोग किसको बनाओगे? कोई नाम है आपके पास? देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल अच्छा है, मैं मानता हूँ, अच्छा सवाल आपने पूछा। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक पार्टी है,
यहाँ एक एक कार्यकर्ता 16 करोड़ कार्यकर्ता सारे प्रधानमंत्री के दावेदार है, सारे मुख्यमंत्री के दावेदार है। यही एक ऐसी पार्टी है जहाँ लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और सभी शीर्ष नेतृत्व में बैठने का काम करते हैं। 45 साल का लेकिन फिर भी हमारे किसी राज्य में चुनाव होता है राकेश जी, तो चेहरा जो है वहां के मुख्यमंत्री का नहीं होता बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का होता है, इसलिए सवाल मैंने किया था। इंद्रजीत जी, मैं तो कह रहे एक हैं बार लोगों सवाल ने फिर से किया ही सुनना क्या है जिसके बल पर ये लोग अब चुनाव लड़ने आएंगे? ऐसे ही नहीं, हमारी सरकार को जो है सुशासन की सरकार कहा जाता है। ऐसे ही नहीं कहते हैं लोग कि बहन जी के शासन काल में जो है एक भी दंगा नहीं हुआ, बहन जी के शासन काल में एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ। बहन जी ने युवाओं को बहुत ध्यान रखा, छात्रों का बहुत विशेष ध्यान दिया, और बहन जी ने हमेशा गरीबों के हित को ध्यान में रख के, वो सर्व समाज के लोग, जात पात जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने जो भी व्यक्ति हकदार है उसको उसका हक देने का काम किया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। बहन जी ने कभी मंच से झूठ नहीं बोला कि हम 15 लाख देंगे खाते में, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मंच से बोला गया कि 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते में आएंगे। मंच से बोला गया कि काला धन वापस लेके आएंगे। यहाँ तो काला धन वापस लेके आना छोड़िए, यही के जो है लोग लेकर के चले गए। मेहुल चौकसी, विजय माल्या, तमाम नाम है। ठीक है, दान बहादुर पैसा उन्हीं को दिया बैंक से, पैसा उसको कौन दिया? मेहुल चौकसी को। विजय माल्या को पैसा किसने दिया? भारती जी। डिबेट करना है, इनको पता होना चाहिए उनको पैसा सेंक्शन कौन किया? मनमोहन सिंह की सरकार ने सेंक्शन किया, पैसा उन्होंने दिया। जिसकी औकात 1 रुपया उसको दे रहे हैं 5 रुपया, तो भागेगा नहीं तो क्या करेगा? आपके पास बैठे रहेगा। जिनकी शक्ति 1 रुपया की थी उनको 10-10 रुपया आपने दे दिया। कैसी बात करते हैं? इनको पता ही नहीं है पैसा किसने दिया, किस कैसे भागा। अरे भाई क्या डिबेट करते हो यार? क्या मायावती जी की बात करते? मैं सम्मानित करता हूँ, सम्मान देना चाहता हूँ, लेकिन मायावती जी जब जन्मदिन पर बड़े बड़े हार पहनते थे, नोटों का केक काटते थे, जीते जी अपनी मूर्ति लगा ली पूरी का उत्तर प्रदेश में, हाथी लगा दिया। क्या बात करते हैं? यही विकास था क्या आपका? इसलिए जनता आपको नकार दी है। अच्छा, इनको नकार रही है बार बार कांग्रेस को। अरे भैया नया मुद्दे को लेके आइए, मेरे एजेंडे को छोड़िए। हम तो सबका साथ, सबका विश्वास पे काम कर रहे हैं। अरे भैया दलितों के लिए कोई स्थान नहीं था, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने वो स्थान बनाया है। विकास की बात करिए, वही बात, वही घिसा पिटा बात को बार बार लाते हैं, इसलिए जनता नकार रही है आपको। मैं कह रहा हूं अगर चुनाव लड़ना है, उत्तर प्रदेश की विकास की बात हमसे करिए। उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े, शिक्षा में, रोजगार में, किसान में, महिलाओं की बात आती है, पास होने देते हैं। क्या बात करते हैं? हर मुद्दे पे खड़े रहते हैं। बीएसपी हो या समाजवादी 370 पर सवाल पूछ लेगा, 35 पर सवाल पूछ लेगा, 3 तलाक पर पूछ लेगा, नकार देती है। दान बहादुर जी, पार्टी पूरी तरह से तैयार है, जनता के मुद्दों को लेकर के क्लियर है एकदम से, और इसीलिए समाजवादी पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। आप जब भी चुनाव करा लो, हालांकि चुनाव करा नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन जब भी चुनाव आएगा आप देखिएगा समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के जो हमारे दल हैं उनके साथ पूरे मनोयोग से जनता के बीच में रहेगी। और जनता ने 2024 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर आस्था जताई है, विश्वास जताया है, इसको राकेश पोद्दार जी भी मानते हैं कि इनकी सीटें कम हो गई, हमारी बढ़ी हैं। ऐसे अनायास नहीं बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं जनता ने भरोसा दिखाया है हमारे कार्यक्रमों पर, हमारी नीतियों पर भरोसा किया है। तो उसी तरह से जनता के बीच में भरोसा कायम करने के लिए हम लगातार, हमारे बूथ के स्तर के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, विधायक, सांसद पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच में खड़े हैं। क्या आप कहते रहिए और वो वीडियो दिखाते रहेंगे। राकेश पोद्दार जी भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ठीक है राकेश पोद्दार जी, ये तस्वीरें सबने देखी हैं, आप अपनी बात कहिए। नहीं, इनको मैं इनका चेहरा खोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अपने चाल चरित्र को देखिए राम बहादुर जी, और किस प्रकार आपने कार सेवकों पे गोली चलाया, किस प्रकार राज्यसभा के पटल पे, सदन लोकतंत्र के मंदिर में जाकर हिंदुओं के ऊपर कहते हैं कि बाबर अच्छा था, प्रभु श्री राम का घर नहीं था। ऐसे सवालों को लेकर कार सेवकों पर गोली चलाते। आपका अब्बू आजमी, वो अभी मौलाना अब्बू आजमी
बाबर के कब्र पर जाकर दिया जलाता है और आपके नेता अतीक के कब्र पर जाकर रोता है कि हमको मुसलमान का वोट मिले, हम तो मुसलमानों को नकारते हैं। आपके चैनल पर भारती जी कहना चाहता हूँ, मुझे मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, 80% के लिए का वोट चाहिए और सबको योजना देना है, सबको योजना देना 100% को। इसीलिए इसी तरह के देश की परिकल्पना कर रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी कहती है ना कि ये ना लोकतंत्र को मानते हैं ना संविधान को मानते हैं, इनको वोट नहीं चाहिए। ये ना लोकतंत्र को मानने वाले हैं ना संविधान को मान रहे हैं। ये संविधान की बात नहीं मानते हैं, ये मन की बात मानते हैं, ये मन की करने वाले हैं। जनता इस बात का इंतजार कर रही है, पोदार जी आइए मैदान में। योजनाएं सभी को हम देते हैं, आपके मन की नहीं चलने वाली है। या देश संविधान से चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा। संविधान में सबको अपने अधिकार प्राप्त है, सबको मताधिकार के अधिकार प्राप्त है, सबको अपनी स्वतंत्रता है। यह देश संविधान से चलेगा। ये मन की बात से देश नहीं चलेगा, मन विधान से नहीं चलेगा। पूछिए ना, ये मन विधान से देश नहीं चलेगा। अरे मौलाना मुलायम सिंह यादव से पूछिए, राम गोपाल जी बोलते हैं, उनसे पूछिए कहाँ बोले सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर कहाँ बोले। आप जाके मोदी जी से पूछिए वो क्यों वो कहते हैं रोज हमको गालियां देते हैं। अरे मोदी गाली खाने काम करते हैं। मंदिर की बात करिए, पहले अपने नेता से पूछिए कि चरित्र कैसा है, कैसा हिंदू है आप, कैसे धर्म को मानने वाले, कैसे सनातनी हैं आप। मैं व्यक्तिगत आपको बोल रहा हूँ, कैसे हैं। हाँ बताइए। हिंदुओं को हिंदू से मत लड़वाइए, हिंदुओं को हिंदू से लड़वाने का काम बाबर करता था। नहीं, आप चोरी करिए, आप चोरी करिए, चोरों के बीच में आवाज जब उठाएं, चोरों को पकड़े जाने की आवाज उठाएं तो हम गुनहगार हैं। आपको चोरी करने के लिए बनाया गया है। आप इसीलिए हिंदू हिंदू करते हैं कि आप हिंदुओं का गला काटेंगे, आप चोरी करेंगे, आप उनके साथ विश्वासघात करेंगे, उनके साथ आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे। आप इसीलिए हिंदुवादी बनना चाहते हो, हिंदुओं के ठेकेदार बनना चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी कब से हो गई हिंदुओं के ठेकेदार भाई? कब से आपकी पार्टी हो गई, तब से हिंदुओं के ठेकेदार हो रही है। न नैतिकता है आप लोगों को, संविधान के प्रति आस्था है, न आपके लोकतांत्रिक प्रणाली है। आप जबरदस्ती बस वही मन की बात करके लोगों को भड़का करके, लोगों को धमका करके, लालच पैदा करके, घर में चोरी करके, वो चोरी करके सरकार आप लोगों आपको शर्म से झुक जाना चाहिए। फाइट बता रही है कि 2027 की जो चुनावी फाइट होने वाली है वो कितनी तगड़ी होने वाली है। न इनमें धर्म है, न इनमें शर्म है। ये लाइन तो आपने रखी है, कोई भी बीजेपी प्रवक्ता आए तो दान बहादुर जी की ये लाइन जो है जरूर फेंकी जाती है, ना धर्म में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक क्या होता है, इनको नेशन नहीं चाहिए भारती जी, इनको डोनेशन चाहिए। ये डोनेशन प्रेमी है, नेशन प्रेमी नहीं है। लास्ट कमेंट लूंगी, आऊंगी मैं राकेश। ये डोनेशन प्रेमी है। मेरे पास 1 मिनट है बस, 30 सेकंड ले लीजिए जी। समाजवादी पार्टी संविधान पर, लोकतंत्र में पूरी आस्था रखते हुए पीडीए को मजबूत करते, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और जनता के बीच में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो काले कारनामे हैं उनको उजागर कर चुकी है और जनता इनका इंतजार करती है, उनके दरवाजे पर आए, इनको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। ठीक है राकेश जी, लास्ट कमेंट। देखिए भारती जी, हमने जो वादा किया 2022 में 27 में मीडिया के साथियों को बुलाकर मैं बताने का भी काम करूंगा और नए संकल्प के साथ, नए विजन के साथ योगी आदित्यनाथ के विजन में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी शिवपाल, राम गोपाल, धर्मेंद्र, अक्षय यादव, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, इनको हमने राजनीति का चेहरा उतार कर, नकाब इनका उतारना है कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ नए विजन के साथ फिर हम आएंगे, फिर चुनाव में लड़ेंगे, जनता की सेवा फिर करेंगे 2027 और 32 के बीच में। ठीक है, समय इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार जो है अब 2027 का बिगुल जो है वो फूंक दिया गया है। चुनावी पार्टियां चुनावी तैयारी में लग चुकी हैं और सबसे ज्यादा टाइट फाइट जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में नजर आ रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ ये देखना होगा कि
कि कांग्रेस गठबंधन कहां करती है, समाजवादी पार्टी के साथ या फिर बीएसपी के साथ, और बीएसपी जो कि खोया हुआ जनाधार वो वापस ला पाती है नहीं ला पाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब भविष्य में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।